नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हवा में जो जहर घुला हुआ है, जो एक्यूआई लेवल्स आसमान छू रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने कड़क पर कैंपेन चलाई, जी लूं या सांस लूं, उस जहर से मैं भी नहीं बच पाई। गला खराब है, बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, खांसी है, शायद उसका असर आपको इस शो में भी दिखाई दे, लेकिन उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ। बहरहाल, एक तरफ अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध में शांति की दस्तक है, तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस के बीच परमाणु हथियारों के दिखावे की होड़ लगी हुई है। आज सरदार पटेल की जयंती है तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। क्रिकेट के मैदान पर देश की बेटियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप के फाइनल में एंट्री कर ली और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जस का तस है। सारे वादे और दावे खोखले साबित हुए हैं और इसीलिए हम चला रहे हैं मुहिम जी लूं या सांस लूं। तमाम खबरें हैं, शोर है, बहस है, हर किसी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूं हर वो खबर जो जरूरी है, समझाती हूं उससे जुड़ा हर पहलू और बताती हूं एकदम निष्पक्ष ढंग से। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज खबरें अनकही में बात होगी गाजा इजराइल के ताजा हालातों की। क्या वाकई वहां शांति है? बताऊंगी आपको विस्तार से। बात होगी 8वें वेतन आयोग की और इससे किसको कितना फायदा होने वाला है। आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी के विवादित बयान की और साथ ही समुद्र में दिखे यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट की। आमतौर पर यूएफओ आसमान में दिखा करते थे, अब समुद्र में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इनसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एकता परेड, फ्लैग मार्च, महिला नेतृत्व में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय वायुसेना का एयर शो भी हुआ। टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में अगले 10 वर्षों के लिए सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष पीट हेग्सेथ के बीच हुई बैठक में किया गया। बिहार के मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि मर्डर से 2 दिन पहले ही दुलारचंद ने अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली बताया था। हालांकि अनंत सिंह ने इसका आरोप आरजेडी प्रत्याशी सूरज भान पर लगा दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी। देश भर में जश्न मनाया गया और जमकर टीम के लिए बधाइयां दी जा रही हैं। 3 हफ्ते पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी, तो पूरी दुनिया में उम्मीद की किरण दिखी थी। 2 साल की खूनी जंग के बाद इजराइल और हमास दोनों ने इस योजना पर मुहर लगाई थी। लोगों ने सोचा था कि शायद अब गाजा में शांति लौट आएगी, बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे और लोग अपने बर्बाद हुए घरों को दोबारा बना सकेंगे। लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों बाद ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। 28 अक्टूबर की रात गाजा में फिर से मौत का तांडव देखने को मिला। इजरायली सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और अगले दिन तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं थीं, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए। यह दावा फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने किया है। अस्पताल में लाशों का अंबार लग गया। गाजा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल में 45 घायल पहुंचे, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर थी। दीर अल बलाह के अल अक्सा हॉस्पिटल में 3 महिलाओं और 6 बच्चों के शव पहुंचे। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 20 शव आए, जिनमें 13 बच्चे और 2 महिलाएं थीं। और मध्य गाजा के अल अवदा अस्पताल में 30 शव लाए गए, जिनमें 14 बच्चे शामिल थे। अब सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? 3 हफ्ते पहले जो सीजफायर लागू हुआ था, वो अचानक कैसे टूट गया? इस पर इजराइल का कहना है कि रफा में हमास के आतंकवादियों ने उनके 2 सैनिकों को गोली मार दी।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत हमास पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया और गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने का आदेश दे दिया। उधर हमास का कहना कुछ और है। हमास ने रफा की गोलीबारी में शामिल होने से साफ इनकार किया है। उनका आरोप है कि असल में इजराइल ही लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और यह आरोप बेबुनियाद भी नहीं है। गाजा के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को सीजफायर लागू होने के बाद से इजराइल ने 47 बार इसका उल्लंघन किया है। इन उल्लंघनों में इजरायली सेना ने आम नागरिकों पर जानबूझकर सीधी गोलीबारी की और कई लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान 38 फिलिस्तीनी मारे गए और 143 घायल हुए। एक दिल दहला देने वाली घटना 24 अक्टूबर को हुई, जब इजरायली फोर्स ने एक बस पर हमला कर दिया जिसमें एक फिलिस्तीनी परिवार के 11 लोग मारे गए। ये परिवार गाजा सिटी के जैतून इलाके में अपने घर वापस जा रहा था, जबकि इजरायली सेना का कहना था कि वो येलो लाइन पार कर गए थे, जो एक काल्पनिक सीमा है जिसे इजरायली सेना ने खींचा है। लेकिन गाजा के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा, मुझे यकीन है कि परिवार पीली और लाल रेखा में फर्क नहीं कर सकता था क्योंकि जमीन पर कोई असली निशान नहीं है। इस बीच 30 अक्टूबर को हमास ने 2 बंधकों के शव भी रेड क्रॉस को सौंप दिए। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने खुद दोनों पक्षों के बीच शांति का प्रस्ताव दिया था और सीज फायर करवाया था। लेकिन अब कह रहे हैं इजराइल ने हमला करके सही किया और ये सैनिक की हत्या के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई है। ऊपर से ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस हमले से युद्ध विराम को खतरा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास को संयम बरतना होगा, लेकिन नेतन्याहू से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तो अब ट्रंप की एक भी मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ट्रंप की शांति योजना से दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी। इस 20 सूत्रीय योजना में कई महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहले सीज फायर लागू करना, दूसरा इजरायली बंधकों को रिहा करना और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना, तीसरा गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपना और चौथा गाजा का पुनर्निर्माण करना। कागजों पर यह योजना बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसकी कमियां सामने आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि यह सही है कि पहली बार अमेरिका ने इस दिशा में गंभीर प्रयास दिखाया, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अड़ियल रवैया समस्या बन गया। गाजा की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने की बात थी, लेकिन कोई भी देश हथियारों के साथ गाजा में पेट्रोलिंग करने को तैयार नहीं है। जॉर्डन के किंग ने खुलकर कहा कि अगर बात शांति बनाए रखने की है तो ठीक है, लेकिन शांति लागू करने के लिए कोई देश अपनी सेना भेजने को तैयार नहीं है। अब इंडोनेशिया जैसे देशों से मदद मांगी जा रही है, लेकिन कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल गाजा के पुनर्निर्माण का है। इसके लिए अरबों डॉलर चाहिए, लेकिन ये पैसा कौन देगा? किसी देश ने कोई आश्वासन नहीं दिया है और हमास के हथियार डालने से लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन तक का कोई साफ रोड मैप नहीं है। इजराइल पर भी कई सवाल उठते हैं। क्या नेतन्याहू वाकई शांति चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर सीज फायर के बाद भी 47 बार उल्लंघन क्यों? अपने ही घर लौट रहे फिलिस्तीनी परिवार पर हमला क्यों? बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का अड़ियल रवैया शांति में सबसे बड़ी बाधा है। चाहे मृत बंधकों के शवों को लेने का मुद्दा हो या गाजा की सुरक्षा का, किसी भी मामले में वो लचीलापन दिखाने को तैयार नहीं है। क्या रफा में वाकई हमास ने हमला किया था? हमास ने इससे साफ इनकार किया है और अमेरिका के कुछ सूत्रों ने भी हमास के उल्लंघन की बात से इनकार किया है। तो क्या ये इजराइल की तरफ से सीज फायर तोड़ने का बहाना था? चौथा और सबसे अहम सवाल, 100 से ज्यादा लोगों को मारना, जिनमें दर्जनों बच्चे थे, क्या ये जवाबी कार्रवाई थी या फिर नरसंहार? यहां अमेरिका की ट्रंप नीति साफ दिखती है। एक तरफ वो शांति योजना की बात करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के नरसंहार का बचाव करते हैं। अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने भले ही हमास के उल्लंघन से इनकार किया हो, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद इजराइल का साथ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप की शांति योजना बचेगी? राष्ट्रपति ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि योजना पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पहली बात, इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी बात,
योजना में जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की बात थी वो मिल नहीं रही। तीसरी बात, पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग का कोई इंतजाम नहीं। चौथी बात, हमास के हथियार छोड़ने और 2 स्टेट सॉल्यूशन की कोई योजना नजर नहीं आती। 10 अक्टूबर के बाद से जो उम्मीद जागी थी वो अब टूटती नजर आ रही है। गाजा के लोग जो सोच रहे थे कि अब वो अपने घरों को दोबारा बना सकेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे, वो अब भी मौत के साए में जी रहे हैं। अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, मासूम रो रहे हैं और माएं अपने बच्चों के शव देख रही हैं। सवाल यह है कि कब तक, आखिर कब तक गाजा के लोग इस तरह मरते रहेंगे? कब तक इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की छूट मिलती रहेगी? कब तक अमेरिका शांति की बात करते हुए नरसंहार का बचाव करता रहेगा? जब तक इजराइल पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक नेतन्याहू का अड़ियल रवैया नहीं बदलेगा। और जब तक अमेरिका वाकई शांति के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक गाजा में शांति की कोई उम्मीद नहीं है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल 1 जनवरी से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इस फैसले से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। लेकिन ये वेतन आयोग क्या होता है और काम कैसे करता है? चलिए आज मैं आपको बेहद आसान तरीके से समझाती हूँ। बात शुरू होती है 1946 से, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। तब पहली बार एक वेतन आयोग बना जिसका काम था सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करना। उसके बाद से हर 10 साल में ये आयोग बनता है जो देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकारी खजाने की हालत देखकर नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करता है। 1946 से लेकर अब तक 8 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर आयोग को 18 महीने का समय मिलता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। आयोग को देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी तक का अध्ययन करना होता है। अब जरा 7वें वेतन आयोग की कहानी सुनिए जो 2016 में लागू हुआ था। न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने एक खास फॉर्मूला दिया, फिटमेंट फैक्टर। ये ऐसे ही नहीं चुना जाता, इसे तय करने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, महंगाई दर, मसलन कितनी महंगाई बढ़ी है। दूसरा, कर्मचारियों की जरूरतें, रोजमर्रा के खर्चे कितने बढ़े हैं। तीसरा, सरकार का सामर्थ्य, सरकारी खजाने में कितना पैसा है। चौथा, जीवन यापन की लागत और पांचवा, परिवार का आकार और विकास दर। तो 7वें वेतन आयोग के लिए ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई सैलरी तय की गई। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 7,000 को 2.57 से गुणा किया गया और नई बेसिक सैलरी 18,000 हो गई। इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम पे 18,000 रुपए तय की गई। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। अगर ये सही साबित होता है तो लाखों कर्मचारियों की किस्मत बदल जाएगी। अब इसका गुणा गणित समझिए। मान लीजिए एक सज्जन है राकेश कुमार, दिल्ली में एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो पिछले 15 सालों से टैक्स विभाग में काम कर रहे हैं। अभी उनकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 25,000 को 2.86 से गुणा करेंगे तो होता है 71,500, यानी राकेश की नई बेसिक सैलरी होगी 71,500 रुपए। सीधे सीधे 46,500 रुपए का इजाफा। एक और केस लेते हैं। मीना शर्मा एक क्लर्क है जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है। अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 की फिटमेंट फैक्टर के साथ आता है तो 18,000 गुणा 2.86 टोटल होता है 51,480 रुपए। तो मीना की सैलरी में 33,480 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यहाँ एक और बड़ी बात समझनी जरूरी है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, अभी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 58% है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो उसे अतिरिक्त 14,500 रुपए डीए के रूप में मिलते हैं।
पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए शून्य हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी तय करते समय पुराने डीए को भी जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है। इसे डीए मर्जर कहते हैं। तो असली कैलकुलेशन कुछ यूं होगा। राकेश की वर्तमान बेसिक सैलरी 25,000 रुपए प्लस 58% डीए यानी 14,500 रुपए, टोटल हुए 39,500 रुपए। अब इस 39,500 को अगर 2.86 से गुणा करें तो नई बेसिक सैलरी बनती है करीब 1,12,970 रुपए। हालांकि अभी एक अनुमान है क्योंकि आयोग अपनी गणना में कई और फैक्टर्स भी देखता है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति और फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी पर्याप्त फंड बचे। तीसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बोझ मूल्यांकन करना। जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया था उन्हें अब भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जो सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है। चौथा, राज्य सरकारों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र की सिफारिशों को फॉलो करते हैं। और पांचवा, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के साथ तुलना करना ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। अगर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से ये 25,740 रुपए हो जाएगी। यानी 69 लाख पेंशनर्स को भी इस आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि फाइनल तारीख तभी तय होगी जब अंतरिम रिपोर्ट आएगी। मैं आपको बता दूं, 7वें वेतन आयोग को लागू होने में सिर्फ 6 महीने लगे थे, जबकि 5वें आयोग को 19 महीने और 6ठे आयोग को 32 महीने लग गए थे। तो हो सकता है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2 साल लग जाए। हालांकि बढ़ी हुई तनख्वाह 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी, जो एरियर के तौर पर मिलेगी। इस फैसले की टाइमिंग भी दिलचस्प है। बिहार में चुनाव है और इस ऐलान का असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधे पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घोषणा चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। 8th पे कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि 7वें वेतन आयोग की न्यायमूर्ति ए के माथुर ने की थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इसके अध्यक्ष ज्यादातर जज ही क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कुछ बहुत अहम कारण हैं जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की समझ से जुड़े हैं। वेतन आयोग को केवल सैलरी तय नहीं करनी होती, उसे कई संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को भी देखना होता है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, अलग अलग स्तर पर वेतन समता और दूसरे कानूनी प्रावधान। न्यायाधीशों को इन सभी कानूनी बारीकियों की गहरी समझ होती है, इसलिए वो ऐसे नियम बनाते हैं जो कानूनी रूप से मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अपने लंबे करियर में न्यायाधीश जटिल मामलों को सुलझाने, सभी पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों के आधार पर फैसला लेने में माहिर हो जाते हैं और वेतन आयोग में यही क्षमता चाहिए होती है। तो राकेश कुमार और मीना शर्मा जैसे लाखों सरकारी कर्मचारी अब बस इंतजार कर रहे हैं अगले 18 महीने में आयोग अपनी डिटेल स्टडी करेगा, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगा और फिर अपनी सिफारिशें देगा। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि सरकार को अपने राजकोषीय जिम्मेदारियों को भी बैलेंस करना होगा। हर वेतन आयोग एक बैलेंस तलाशता है, कर्मचारियों को उचित वेतन दिलाना और साथ ही देश के विकास कार्यों के लिए भी पर्याप्त फंड सुनिश्चित करना। आने वाले महीनों में जैसे जैसे आयोग अपना काम करेगा, तस्वीर और साफ हो जाएगी। 90 के दशक में बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन कहलाने वाली और इस साल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने वाली ममता कुलकर्णी आज फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक बेतुके, बेबुनियाद और बकवास बयान के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले वो वीडियो देखिए और सुनिए ममता कुलकर्णी क्या कह रही है। मैंने ऐसा कोई कहा ही नहीं। मैं चाहती हूँ देश के लोग और साधु संत विवेक का इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि मैं दाऊद को कभी मिली नहीं
ना मेरा उससे कोई लेना देना है। और जिसने मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा वो नाम था विकी गोस्वामी, और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई एंटी नेशनल तत्वों में कभी उनका नाम आया नहीं। बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। और इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दाऊद इब्राहिम को अपने हिंदुस्तान का आतंकी समझती हूँ, और उसने काफी निर्दोष लोगों के, उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट से काफी निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं क्या मूर्ख हूँ कि उसको आतंकी नहीं कहने के लिए? वो सबसे बड़ा आतंकी अपने देश में, ठीक है ना। मैं तो विकी गोस्वामी के बारे में कह रही हूँ। मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा, कुछ समय तक वो भी था किया, उसको भी मैंने बाहर रख दिया। अभी कोई मेरे जीवन में उसका भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उनके बारे में उन्होंने दाऊद के बारे में दिखा दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ। मैंने अपना जो बोलना है मैंने बोल दिया। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है हिंदुस्तान का, ठीक है ना। जय भवानी। ये वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, होना ही था। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ममता दाऊद इब्राहिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो भूल गई कि जिस दाऊद के बारे में वो ये बोल रही हैं, वो 1993 की मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है? अब सुनिए आगे क्या हुआ। जैसे ही इस बयान पर बवाल मचा, अगले ही दिन 30 अक्टूबर को ममता ने अपना यू टर्न ले लिया। उन्होंने एक नया वीडियो जारी करके सफाई देने की कोशिश की। इस बार उनका कहना था कि लोगों ने उनकी बात को गलत समझा है। उनका स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो विक्की की बात कर रही थी तो शुरू में उन्होंने साफ साफ दाऊद का नाम क्यों लिया? ये सफाई है या सफाई का बहाना? हालांकि विक्की गोस्वामी भी कोई दूध का धुला व्यक्ति तो है नहीं। वो एक ड्रग तस्कर है और डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन दाऊद, उसके बारे में आपको बताती हूँ, या कहें याद दिलाती हूँ। 2 मार्च 1993 को मुंबई में 12 बम धमाके हुए थे। ये सिर्फ कुछ धमाके नहीं थे, ये देश के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, होटल और हवाई अड्डे। एक ही दिन में 257 लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा घायल हुए। इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड था डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम। वही दाऊद जिसके बारे में ममता कुलकर्णी कह रही हैं, ही इज नॉट सम टेररिस्ट। क्या ये बयान किसी सन्यासी से सुनने लायक है? क्या ये उन 257 मासूमों के परिवारों का अपमान नहीं है? इस बम ब्लास्ट में शामिल याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फांसी की सजा सुनाई, जो 30 जुलाई 2015 को दी गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज भी भागे हुए हैं, कभी गिरफ्तार नहीं हुए। 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच गहरे संबंधों की कई कहानियां सामने आई, और ममता कुलकर्णी का नाम सिर्फ दाऊद से नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उनका नाम छोटा राजन से भी जोड़ा गया था। 1998 में चाइना गेट की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी के साथ मतभेद के बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। लेकिन कथित तौर पर छोटा राजन से धमकियां मिलने के बाद वो फिल्म में वापस आ गई। हालांकि ममता ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उनका दाऊद इब्राहिम से कभी कोई सीधा संबंध रहा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनके रिश्ते को लेकर है। 2016 में ठाणे पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। विक्की गोस्वामी को इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना गया और ममता कुलकर्णी का नाम भी इस केस में सामने आया। पुलिस के मुताबिक जनवरी और अप्रैल 2016 में केन्या के मोम्बासा में जो ड्रग स्मगलिंग की मीटिंग्स हुई, उनमें विक्की और ममता दोनों शामिल थे। कोलंबियन और मोरक्कन ड्रग डीलर्स भी इन मीटिंग्स में मौजूद थे। ममता का नाम सोलापुर की A1 लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर के रूप में था, जो विक्की गोस्वामी की कंपनी थी। पुलिस ने विक्की गोस्वामी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और ममता के लिए भी ऐसा ही इरादा था। इसके बाद ममता ने 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका दावा था कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उनका नाम विक्की गोस्वामी से जुड़ा है।
24 जुलाई 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर ममता के खिलाफ केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और को अक्यूज्ड के बयान को सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब ममता कुलकर्णी ने कोई विवादित बयान दिया हो। 2016 में जब ड्रग केस की जांच चल रही थी तब भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जो सुर्खियों में रहे। हालांकि दिसंबर 2024 में जब वो 25 साल बाद भारत लौटी तब भी उन्होंने दावा किया कि विक्की गोस्वामी के अवैध बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता का सच में अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं तो 25 साल तक देश से बाहर क्यों रही? क्यों केन्या में विक्की गोस्वामी के साथ रहना पसंद किया? वो दावा करती हैं कि इस दौरान वो आध्यात्म से जुड़ी, लेकिन भारत क्यों नहीं लौटी? इसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में करण अर्जुन, चाइना गेट, बावजूद जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी बोल्ड इमेज और ग्लैमरस पर्सनालिटी के लिए उन्हें जाना जाता था। लेकिन 1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट ने उनके करियर को झटका दे दिया। फिल्म में छम्मा छम्मा गाना उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया, जबकि ममता आइटम नंबर्स की क्वीन मानी जाती थी। इससे नाराज होकर ममता ने राजकुमार संतोषी पर उनके स्क्रीन टाइम काटने का आरोप लगाया। ये विवाद उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ और इसके बाद नई फिल्में उन्हें मिलनी बंद हो गई। उनकी आखिरी सफल फिल्म थी छुपा रुस्तम, जो 2001 में आई थी। फिर 2002 में फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद वो अचानक गायब हो गई। फिर 2012-13 में वो पहली बार कुंभ में दिखाई दी, लेकिन फिर दुबई चली गई और सालों बाद जब वो वापस आई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदली हुई थी। जनवरी 2025 में उन्होंने महाकुंभ में संन्यास ले लिया और किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई। उन्हें महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षा दी गई और उनका नाम श्री यमाई नंदगिरी रखा गया। हालांकि फरवरी 2025 में एक और मोड़ आया जब ममता ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनसे समस्या है और इसलिए वो ये पद छोड़ रही हैं। अब साफ नहीं है कि वो अखाड़े में हैं या नहीं, लेकिन संन्यास की रस्म के दौरान ममता रोती हुई नजर आई थी। ये देखकर लगा कि शायद उन्होंने अपने पुराने जीवन से मुक्ति पा ली है। लेकिन दाऊद इब्राहिम पर दिए गए ताजा बयान से लग रहा है कि ममता का दिमाग अब भी उसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। एक सन्यासी से उम्मीद की जाती है कि वो सच्ची बात करे, समाज को सही राह दिखाए, लेकिन ममता ने क्या किया? एक आतंकवादी को नॉट सम टेररिस्ट कहकर उन हजारों परिवारों का अपमान कर दिया जिन्होंने 1993 के धमाकों में अपने करीबियों को खो दिया। ममता कुलकर्णी की इस हरकत से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने का मतलब यह है कि आप आतंकवादियों का बचाव करने लगे? दूसरा, अगर वो सचमुच विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी तो शुरू में साफ साफ ये कहा क्यों नहीं? क्यों दाऊद का नाम लेकर भ्रम पैदा किया? तीसरा और सबसे अहम सवाल, एक सन्यासी बनने के बाद भी क्यों ममता को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से लगाव है? क्या सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए सन्यासी बनने का नाटक कर रही है? 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस से लेकर ड्रग केस की आरोपी, फिर संन्यास और अब विवादित बयानों में फंसी ममता कुलकर्णी का सफर बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद कहानियों में से एक बन चुका है। उनकी असली जिंदगी सिनेमा के पर्दे से ज्यादा नाटकीय रही है और लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी और बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। अमेरिका के समुद्री किनारों के पास पिछले 3 सालों में 9000 से ज्यादा रहस्यमयी चीजें देखी गई हैं। ये आसमान से उड़कर नहीं आई, बल्कि समुद्र की गहराइयों से निकली हैं। और अब तो हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के उस अड्डे पर 3 शोधकर्ताओं की रहस्यमयी मौत हो गई है, जहां 1947 में रोजवेल की उड़न तश्तरी यानी यूएफओ के टुकड़े छुपाए गए थे। एक सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। क्या सच में हम अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ। यूएफओ की कहानी कोई नई नहीं है। 1825 में एक अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी एंड्रू ब्लॉक्सम ने जहाज से एक लाल रंग की चमकती हुई गोलाकार चीज देखी जो समुद्र से निकली। बताया जाता है कि वो इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी में जहाज के डेक से एक पिन भी उठाई जा सकती थी। लेकिन असली मोड़ आया 1947 में। 24 जून को केनेथ आर्लैंड नाम के एक पायलट ने
वॉशिंगटन के कैस्केड पर्वतों के ऊपर से अपने विमान में उड़ते हुए 9 रहस्यमयी चीजें देखी। आर्नोल्ड ने उन्हें फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़न तश्तरी कहा और ये शब्द इतना मशहूर हो गया कि पूरी दुनिया इस पर बात करने लगी। 2 हफ्ते बाद ही न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक पशुपालक ने अपनी जमीन पर अजीब मलबा पाया। पहले तो अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्हें उड़न तश्तरी मिली है, लेकिन फिर अगले दिन ही कहानी बदल गई। फिर कहा गया कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था। सवाल उठा कि अगर ये सच में सिर्फ गुब्बारा था तो इतनी जल्दी कहानी क्यों बदली। अब वहां फैली कि उस मलबे को और 3 फुट लंबे स्लेटी रंग के एलियन शवों को ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के हैंगर 18 में छिपा दिया गया। लोग मानते हैं कि वहां गुप्त रिसर्च होती है, जैसे एलियन टेक्नोलॉजी से इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने का काम। इसके बाद तो शीत युद्ध के दौरान उड़न तश्तरी की घटनाएं लगातार बढ़ती गई। 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर रडार पर यूएफओ दिखे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उड़न तश्तरियों के बारे में सच जानने की मांग की। 1966 में बेटी और बार्ने हिल नाम के एक अमेरिकी कपल ने दावा किया कि उन्हें एलियंस ने अगवा किया और उनकी जिंदगी के 2 घंटे गायब हो गए। 1980 में ब्रिटेन के रेंडलशैम फॉरेस्ट में यूएसएएफ के सिक्योरिटी पेट्रोल ने जंगल में आसमान से उतरी एक अजीब चीज देखी, जिसने जमीन और पेड़ों पर निशान छोड़े। गुजरते वक्त के साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहीं। फिर अमेरिका ने यूएफओस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाई, नाम है एनिग्मा, जिसने 2022 के बाद से अब तक यूएफओ से जुड़ी 30,000 से ज्यादा रिपोर्ट जमा की हैं। लेकिन इनमें से 9,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो आसमान में नहीं बल्कि समुद्र के अंदर हैं। इन्हें यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। कैलिफोर्निया में 389 और फ्लोरिडा में 306 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल रिवर में किसी ने अपने फोन कैमरा से 2 हरी रोशनी वाली चीजें रिकॉर्ड की, जो पानी के अंदर चल रही थी। कोई नाव नहीं, कोई डाइवर नहीं, बस 2 चमकती हुई गोलियां जो फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही थी। जानकार समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो सकता है। चमकने वाले समुद्री जीव तो इस तरह पंक्ति में नहीं चलते और सैन्य अभ्यास की तो घोषणा होती है। जुलाई 2019 में यूएसएस ओमाहा नाम के नेवी डिस्ट्रॉयर ने सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशन में एक गोल वस्तु को ट्रैक किया। ये चीज इतनी तेजी से घूम रही थी कि रडार ऑपरेटर्स हैरान थे और फिर अचानक ये चीज समुद्र में गोता लगाकर गायब हो गई, वो भी बिना किसी छपाक के, बिना किसी आवाज के। पेंटागन ने इस वीडियो को वेरीफाई किया और उसे ऑथेंटिक बताया है। सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख टिम गोलायडेट, जो समुद्री वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने मार्च 2024 में 29 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने इसे दुनिया बदलने वाला खतरा बताया और कहा कि पायलट्स, क्रेडिबल ऑब्जर्वर्स और कैलिब्रेटेड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंटेशंस ने ऐसी ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड की हैं जो इस तरह से एक्सेलरेट करती हैं और एयर सी इंटरफेस को इस तरह क्रॉस करती हैं जो किसी भी मानव निर्मित चीज के लिए संभव नहीं है। नेवी के सोनार ऑपरेटर आरोन एमिक ने बताया कि कभी-कभी सोनार पर ऐसे फास्ट मूवर्स दिखते हैं जो इतने तेज होते हैं कि आप उनकी स्पीड नाप ही नहीं सकते। पानी हवा से 800 गुना ज्यादा सघन है। इसमें तेजी से चलने पर बहुत बड़ी उथल-पुथल होनी चाहिए, पर ये चीजें बिना किसी निशान के आती जाती हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, 24 और 25 अक्टूबर 2025 को ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर 3 एयरफोर्स कर्मचारियों की मौत हो गई। ये वही बेस है जहां 1947 के रोजवेल के मलबे को रखा गया। पुलिस का कहना है कि ये डबल मर्डर सुसाइड का केस है। जेकब रिचर्ड ने अपनी पत्नी जेमी और सहकर्मी जेम की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये लोग यूएफओ का कोई राज जान गए थे। जेम का काम ह्यूमन परफॉर्मेंस बढ़ाने से जुड़ा था, जो उस पुरानी थ्योरी से मैच करता है कि रोजवेल में एलियन टेक्नोलॉजी से सुपर ह्यूमन बनाने की रिसर्च होती है। पेंटागन ने इन वीडियोस को वेरीफाई तो कर दिया है, पर कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की। एडमिरल गैलाउडेट ने लिखा है, ये सच है कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो अनएक्सप्लेनेबल यानी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता विशेषताएं रखती हैं, अमेरिकी जल क्षेत्र में घुस रही हैं और रक्षा विभाग कोई बड़े खतरे की घंटी नहीं बजा रहा। ये इस बात का संकेत है कि सरकार सब कुछ साझा नहीं कर रही जो वो जानती है। अब बात करते हैं भविष्य की। अगले कुछ सालों या दशकों में क्या होगा?
पेंटागन ने 2020 में एक टास्क फोर्स बनाई है जो इन घटनाओं की जांच करती है। AARO यानी ऑल डोमेन एनामलस रेजोल्यूशन ऑफिस अब सरकारी तौर पर इन मामलों की छानबीन कर रहा है। 2021 में अमेरिकी संसद ने खुफिया एजेंसियों से जून तक एडवांस्ड एरियल थ्रेट्स पर रिपोर्ट मांगी थी। धीरे धीरे सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सदी में हमें एलियन लाइफ के पहले संकेत मिल सकते हैं। नासा के विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह ऐसी खोज के लिए एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार है। हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा जो जुपिटर का चंद्रमा है और एनसेलाडस जो सैटर्न का चंद्रमा है जैसे बर्फीले चांद के नीचे तरल महासागर है जहां सूक्ष्म जीवन हो सकता है। लेकिन बुद्धिमान एलियन सभ्यताओं का संकेत मिलने की संभावना कम है। कुछ जानकार सोचते हैं कि हम शायद अपनी आकाशगंगा में अकेले हों और अगर एलियन सभ्यताएं मौजूद भी हैं तो हो सकता है वो संपर्क करना ही ना चाहें। ये विरोधाभास का एक पहलू है। अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं? पर पानी के अंदर की इन अनपहचानी चीजों के मामले एक और संभावना खोलते हैं। क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो दूर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि अपने ही ग्रह की गहराइयों में है? पृथ्वी के 95% समुद्र अब भी अनखोजे हैं। एडमिरल गलॉडेट ने कहा है कि हम अपने गहरे समुद्रों के बारे में मंगल की सतह से भी कम जानते हैं। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट क्रिस्टनसन ने लिखा कि फिलहाल उड़न तश्तरियों ने विमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पानी में रहस्यमयी वस्तुओं ने नौसेना को सबसे बड़ा खतरा पेश किया है क्योंकि समुद्र में विजिबिलिटी कम है, सोनार की पहुंच सीमित है और अगर कोई चीज उस गति से चल रही है जैसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है तो वो नौसैनिक जहाजों तक पहुंच सकती है इससे पहले कि रक्षा प्रणालियां सक्रिय हों। तो भविष्य में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, ये सब किसी की उन्नत तकनीक है। अगर चीन, रूस या कोई और देश फिजिक्स में ऐसी क्वांटम छलांग ले चुका है तो ये बाकी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए हैं, कोई ऐसी भौतिक प्रक्रिया जो हमारे वर्तमान विज्ञान से परे है। तीसरी और सबसे रोचक, ये सचमुच एलियन या नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो शायद हमारे महासागरों में रह रही है या आती जाती रहती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ रहस्यमयी हो रहा है, सवाल यह है कि वो क्या है। 9000 चीजें पानी के अंदर दिखना, पेंटागन का उसे वेरीफाई करना और रिटायर्ड एडमिरल्स की चेतावनियां, ये सब मिलकर एक स्थिति बना रहे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद हम वाकई अकेले नहीं हैं, शायद जवाब दूर तारों में नहीं बल्कि नीचे समुद्र की गहराइयों में छुपा है और शायद अगले कुछ सालों में हम सच जान ही लें। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जा रही हूं 2 तस्वीरों के साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री एकता नगर पहुंचे और भारतीय वायुसेना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने आसमान को तिरंगे के रंग में रंग दिया। दूसरी तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज एक अहम उपलब्धि हासिल की जब DGCA की निगरानी में कैलिब्रेशन फ्लाइट का सफल ट्रायल संपन्न हुआ। इस दौरान विमान ने एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार लैंडिंग की और इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम ILS समेत तमाम जरूरी उपकरणों की जांच की गई। ये परीक्षण इस महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कदम है।